दोस्तों नमस्कार। 21 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। परीक्षा खबरी के अंतर्गत यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, आरओआरओ प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज या संपूर्ण कोर्स से क्रैश कोर्स से जुड़ना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। भारतीय श्रम सम्मेलन, हाल ही में मजदूर संघों ने, जो भारतीय मजदूर संघ है, उसने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके भारतीय श्रम सम्मेलन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के आयोजन करने का आह्वान किया है। ध्यातव्य है कि भारतीय संसद ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन नंबर 144 की पुष्टि की हुई है। इसके तहत नियोक्ता, सरकार और श्रमिक आपस में मिल बैठ करके श्रम संबंधी जो कानून हैं उन पर चर्चा करते हैं। अगर कुछ बदलाव की गुंजाइश है तो उसमें बदलाव करने का प्रयत्न करते हैं ताकि श्रमिकों के जो हित हैं उनकी रक्षा की जा सके। तो भारतीय संसद ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन नंबर 144 की पुष्टि की हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की तर्ज पर आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन को देश की श्रम संसद के रूप में भी जाना जाता है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में शीर्ष स्तर की त्रिपक्षीय सलाहकार समिति है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों से बनी सलाहकार समिति है, ठीक इसी तरह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में शीर्ष स्तर की त्रिपक्षीय अर्थात सरकार, नियोक्ता और श्रमिक, ये सलाहकार समिति है भारतीय श्रम सम्मेलन। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में भी जाना जाता है, को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, ILO के द्वारा आयोजित किया जाता है। भारतीय श्रम सम्मेलन, जिसे तब त्रिपक्षीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन भी कहा जाता था, उसकी पहली बैठक वर्ष 1942 में आयोजित की गई थी और अब तक कुल 46 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। इसका सबसे हालिया अर्थात लास्ट जो सत्र हुआ था 2015 में आयोजित किया गया था। तब से कोई सत्र अभी तक आयोजित नहीं हुआ है। इसी की डिमांड जो है मजदूर संघों ने की है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से। मजदूर वर्ग के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो पहल उठाए गए हैं उनमें नई श्रम संहिता 2020, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, व्यापारियों और रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रमुख पहले हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है क्या, इसके बारे में, यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है जो 3 पक्षों को एक साथ एक मंच पे लाती है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। तो इसमें 3 पक्ष होते हैं, सरकार, नियोक्ता और श्रमिक। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, यही कारण है चूँकि श्रम कानून बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मार्क्सवाद को असफल करने। मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवादी समाज शोषण पर आधारित समाज होता है, ये श्रमिकों का अत्यधिक शोषण करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने पर टिका हुआ। लेकिन श्रम कानूनों ने इस बात को असत्य साबित कर दिया और वर्तमान में पूंजीवादी जो देश हैं वहाँ पर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। यहाँ तक कि साम्यवादी जो देश हैं, चाइना, रसिया से भी ज़्यादा सुरक्षा भारत और अमेरिका जैसे देशों में प्रदान किया गया है। इसका कारण है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे मजदूर हों, कृषक हों, सबको सुरक्षा प्रदान की गई है, अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके तहत ही श्रम कानूनों को बना करके उनके अधिकारों को, उनकी स्वतंत्रता को, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास सरकारों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। तो ये अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी संस्था अगर कोई है संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था तो यही है। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी भी बन गई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ILO का कन्वेंशन 144 है क्या, जिसमें अभी हमने चर्चा की, भारत ने हस्ताक्षर किए। तो वर्ष 1976 का कन्वेंशन 144, जिसे त्रिपक्षीय परामर्श अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर जो आधारित था, उस पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, एक आवश्यक सिद्धांत के अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के विकास और कार्यान्वयन में त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद, तो इस आवश्यक सिद्धांत के अनुप्रयोग को यह बढ़ावा देता है।
अर्थात इन तीन पक्षों के संवाद के माध्यम से, जिसमें सरकार की भूमिका जो रहेगी सहयोगात्मक रहेगी और नियंत्रणात्मक रहेगी, नियंत्रण करेगी कि जो पूंजी है, वो जो पूंजीवादी जो लोग हैं वो श्रमिकों का शोषण न कर पाए, श्रमिकों की सुरक्षा, आय संबंधी सुरक्षा, क्योंकि श्रमिक अपनी आय का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकते, इतने सक्षम नहीं होते, इसलिए सरकार वहाँ बैठती है। वो उनके तरफ से, श्रमिकों की तरफ से उनका पक्ष लेने के लिए एक प्रकार से बैठती है, और पूंजीवादी जो लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनका भी अहित न हो इसका भी ख्याल रखती है। तो बैलेंस बना करके रखने का काम सरकार करती है। इसलिए इन तीन पक्षों के आपसी संवाद के द्वारा श्रम मानकों को तैयार किया जाता है, उनका विकास किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश। 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश भारत बन गया है। तो 25 जून 2021 को भारत 608.99 अरब डॉलर के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। भारत का भुगतान संतुलन और वर्ष 2020-21 में पूंजी और चालू खातों दोनों में अधिशेष हो गया है, जिसने बड़े पैमाने पर देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लाभ में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक नियमित रूप से विदेशी मुद्रा स्वैप और रेपो बाजारों में परिचालन बढ़ाकर नए बाजारों या उत्पादों की खोज और सोने की खरीद करके देश के मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए विभिन्न उपाय करता है। विदेशी मुद्रा भंडार होते क्या हैं? तो ऐसी संपत्तियां होती हैं जो किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास होती हैं, जैसे हमारे रिजर्व बैंक के पास होता है। इसमें मुख्य रूप से बॉन्ड, विदेशी मुद्राएं, सोना, बैंक जमा, वित्तीय संपत्ति और विशेष आहरण अधिकार, ये सब शामिल होते हैं। पेगासस स्पाईवेयर अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर निगरानी रखने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। स्पाईवेयर जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्पाई की तरह काम करता है। मोबाइल में एक मैसेज, ये जो सॉफ्टवेयर है इससे संबंधित एक मैसेज आता है, लिंक आता है। उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में वो पूरे डाटा, जितने जरूरी डाटा हैं, माइक्रोफोन, यहाँ तक कि जो जरूरी चीज़ें, पासवर्ड वगैरह सब आपका वो ले लेगा, चुरा लेगा आपसे, और इस तरह से आपकी गोपनीयता भंग हो जाएगी। तो भारत के मंत्रियों, ये पेगासस एक इजरायली कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। तो भारत के मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर निगरानी रखने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। लीक हुई डेटाबेस में दुनिया भर के करीब 50,000 फ़ोन शामिल हैं। सबसे अधिक संख्या वाले 10 देशों में भारत शामिल है और 15,000 नंबर के साथ मैक्सिको इस सूची में शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा मैक्सिको के नंबर ट्रेस किए, वो नंबर अर्थात मोबाइल में ये स्पाईवेयर भेजा गया है। पेगासस है क्या? NSO ग्रुप नामक एक इजरायली कंपनी है। दुनिया भर की सरकारों को, विशेषकर इसका कहना है कि हम संप्रभु सरकार जो आतंकवाद और अन्य अपराधों से सुरक्षा के लिए हमसे ये प्रोग्राम मांगते हैं, पेगासस प्रोग्राम मांगते हैं, स्पाईवेयर मांगते हैं, हम उनको ये स्पाईवेयर देते हैं, प्रदान करते हैं। तो दुनिया भर की सरकारों को पेगासस नामक स्पाईवेयर बेचती है। वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन सहित 17 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों ने, अभी हाल ही में ये बात सामने कब आई? जब वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन सहित 17 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों ने इस जांच का नेतृत्व किया, मतलब जांच इन्होंने की और ये बात सामने लाई। और इसमें यह भी कहा कि भारत में लगभग 300 ऐसे नेता हैं, जो ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके मोबाइल में मालवेयर भेजा गया था उनकी जासूसी करने के लिए। तो कैसे पेगासस का इस्तेमाल राजनेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं आदि के फ़ोन से कथित रूप से जानकारी और संदेश निकालने के लिए किया गया था, ये इन 17 मीडिया समूहों ने अपनी जांच में सामने लाया है। किसी पुरुष अभिभावक के बिना महिलाओं को हज में शामिल होने की अनुमति दी किसने? सऊदी अरब ने। अभी तक क्या था नियम कि पुरुष अभिभावक के साथ ही महिलाएं जा सकती थी, लेकिन अभी महिलाएं बिना अभिभावक के जा सकती हैं। तो सऊदी अरब ने अनुमति दे दी है। करंट अफेयर्स क्विज में ये प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? अगर पेड़, ये काफ़ी फेमस पेड़ हैं। तो त्रिपुरा सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। सरकार ने आने वाले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ध्यातव्य है कि अगर जो है त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष भी है
अगर पेड़ों की खास बात, अगर ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि देखें तो जिस तरह भोजपत्र होते थे उसमें पत्र वगैरह लिखने का या फिर अभिलेख वगैरह लिखा जाता था, ठीक इसी तरह अगर पेड़ों के जो तने होते हैं, ठीक है, इनसे जो छाल होती है इन पे जो लिपटी हुई वो इस तरह की होती है, इसमें लिखा जा सकता है आसानी से। तो इसकी ये विशेषता होती है, इसीलिए आप देखोगे कि भोजपत्र के साथ साथ अगर पेड़ों की जो छाल है उस पे भी काफ़ी अभिलेख लिखे गए हैं। कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नया नाम क्या रखा गया है दोस्तों? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो लंबे और बोझिल नामकरण कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख को बदल करके हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया है। कानून मंत्रालय ने न्याय विभाग द्वारा आदेश को अधिसूचित करके ये घोषणा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।